तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ऑटो साइकिल का डेरिवेशन पढ़ेंगे कि ऑटो साइकिल का डेरिवेशन जो है उसको हम कैसे कैसे उसको हम एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल हमने पहले भी बता रखा है कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल किसे बोलते हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो है क्या होता है, उसको किसे क्या होता है, वो हमको ये समझना है। ठीक है। हाँ, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो है हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में एयर होता है क्या, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में एयर जो होता है वो एज अ वर्किंग मीडियम होता है। जो एयर है वो हमारा क्या है, एज अ वर्किंग मीडियम। एजम्पन्स हम लिए रहते हैं, एजम्पन जो होता है वो हम ले लेते हैं। तो इसमें जो हमारा है ये आप देखेंगे कि एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में क्या होता है कि जो हमारा एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल होता है उसमें बेसिकली एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल इज़ द आइडियलाइज साइकिल। देखो, आइडियल साइकिल जो होता है इसको हम आइडियल साइकिल ही बोलते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल को आइडियल साइकिल ही बोलते हैं। आइडियलाइज साइकिल फॉर द स्पार्क इग्निशन, किसके लिए है ये, स्पार्क इग्निशन। मतलब स्पार्क इग्निशन का मतलब हो गया एसआई इंजन। एसआई इंजन का मतलब हो गया पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन इग्निशन का इंटरनल कंबशन इंजन है। ये जो साइकिल है इसको हमने दो ग्राफ पे दिखाया है, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। तो आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या है, ये पीवी डायग्राम है। तो इसमें बेसिकली जो टोटल 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, 1 2 3, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1, 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है इसमें तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं तो हम अब देख पाएंगे आप। तो पीवी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस दिख रहा है वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस 1 to 2। जो ये प्रोसेस चल रहा है 1 to 2 जा रहे हैं हम। अगर हम देखें अगर, तो प्रोसेस 1 to 2 जो है हमारा क्या है, 1 to 2 कुछ इस तरीके से साइकिल बनती है डियर, समझने की कोशिश करिएगा। ये अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो प्रोसेस 1 to 2, देखिए नंबर जो होता है, नंबर जो है 1 2, जो 1 2 3 और 4 जो नंबर है ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ 4 रख लीजिए, यहाँ 3 रख लीजिए, तो वो होता है, लेकिन एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है तो हम ऐसे काम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। ठीक, तो 1 to 2 जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, एडियाबैटिक रिवर्सल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कैसे पता लगा, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये देखिए वॉल्यूम एक्सिस है। तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, सब्सट्रैक्ट हुआ ना। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, कम होकर कहाँ हो गया, B1 से कहाँ पहुँच गया, B2 पहुँच गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो रहा है। तो कह रहे हैं क्या, रिवर्सिबल जो ये प्रोसेस है इसमें क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। और ये कौन सा प्रोसेस है, कंप्रेशन हो रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हैं, अब बोलते हैं। तो वहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो चूंकि यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ एयर हो रहा है, एयर क्या है, एयर हमारा क्या है, जो वर्किंग मीडियम है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, B1 से घट के कितना चला गया, B2, तो कंप्रेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे प्रोसेस 1 to 2 इज द रिवर्सल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस, ये फिर कंप्रेशन ऑफ एयर। 2 to 3 जो प्रोसेस है उसमें हमारा हीट क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। वो हमारा जो देखिए, इसीलिए ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं, क्योंकि जो हीट सप्लाई होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो जो प्रोसेस 2 to 3 है वो हमारा क्या प्रोसेस है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, हीट सप्लाई होगा। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। वीडियो देखेंगे और सिर्फ वीडियो देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा, आपको बुक भी उठाना पड़ेगा, बुक से पढ़ना भी पड़ेगा और नोट्स भी बनाने पड़ेगा। तब कहीं जाके जो है आपका चीज़ें जो है क्लियर होंगी। तो ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। तो प्रोसेस 1 to 2 हमारा क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रिवर्सल एडियाबैटिक प्रोसेस। 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट है और ये जो है
इस पॉइंट पे हीट सप्लाई होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 3 to 4 जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या हमारा रिवर्सल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या हो रहा है, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, यहाँ पहुँच गया, तो एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस है तो रिवर्स आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ एयर। अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, हीट रिजेक्शन। एक ही ध्यान रखिए, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो डुअल हो, हीट रिजेक्शन जो होगा ऑलवेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, ऑलवेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो प्रोसेस समझ में आ गया, इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब आप इस ग्राफ को देख लीजिए, एक सेकेंड। अब इस आप ग्राफ को देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर देख लीजिए। ये ग्राफ है, ये पीपी डायग्राम है, समझ में आई बात आपको। दिस इज़ द पीपी डायग्राम। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आप इसी को टीएस डायग्राम में देखेंगे। तो देखिए, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हमने प्रोसेस क्लासरूम में पढ़ाया है, तो उस प्रोसेस को आपको पता होना चाहिए, वो प्रोसेस क्या क्या है, इसकी समझने की कोशिश करिएगा। क्या है कि हमारा जो 1 to 2 है, जो 1 to 2 प्रोसेस जा रहा है, दिस वन जो 1 to 2 जा रहा है, ये हमारा क्या है, आइसोट्रॉपिक प्रोसेस, मतलब एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। और ये हमारा टी है और ये हमारा एस है, एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये 1 to 2 जो दिख रहा है ना, ये क्या है, एंट्रोपिक कांस्टेंट है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे 1 to 2, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब क्या होगा, S1 बराबर S2 है। फिर 2 to 3 हमने कहा था क्या कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, तो ये 2 to 3 क्या है, कर्व बनेगा जहाँ पे हीट सप्लाई होगा। 3 to 4 क्या, अगेन एक्सपेंशन है, तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। और फिर 4 to 1 क्या है, अगेन क्या है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो कहने का बस मतलब इतना है कि इस ग्राफ को भी समझ लीजिए, इस ग्राफ को भी समझ लीजिए। आपको पीबी और टीएस डायग्राम, पीबी को टीएस डायग्राम में बनाने आना चाहिए। समझ में आ रही बात। मेरे जो लेक्चर्स हुए हैं क्लासरूम में, उसमें मैंने सारे ग्राफ आपको बनाना सिखाया था, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, आपको वहाँ से ज़्यादा हेल्प आपको वहीं से मिलना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। देखिए, जनरली आप अगर जानते हैं कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, जनरली क्या होता है, नेटवर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। जनरल फार्मूला होता है नेटवर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, नेटवर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। क्या होता है, नेटवर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होता है। ठीक है, एफिशिएंसी अब किसी चीज़ की भी एफिशिएंसी हो, चाहे वो ऑटो की हो, डीजल हो, जनरल फार्मूला जो होता है, अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करता हूँ, तो वो यही होता है कि जो नेटवर्क आउटपुट होता है, नेटवर्क डन होता है, वो हमारा क्या होता है, नेट हीट एडेड होता है। तो ये जनरल फार्मूला है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जनरल फार्मूला। अब इस जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग हमको प्रूफ करना है, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। तो सिंस आप अगर देखें तो प्रोसेस 1 to 2 and 3 to 4 आर एडियाबेटिक प्रोसेस। वी नो डैट द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द साइकिल टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 to 3 and 4 to 1। वाई, देखिए, जब हीट ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं तो देर आर टू प्रोसेस, देर आर एक्चुअली 4 प्रोसेस, बट 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। 2 हमारा क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, रिवर्स एडियाबेटिक, और 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ये 2 प्रोसेस हैं। तो अब 2 प्रोसेस हैं, तो इसमें हमको जो है हीट ट्रांसफ़र, देखिए, इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होगा। बट इन केस ऑफ रिवर्सल एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, रुदोष प्रक्रम जिसे बोलते हैं हिंदी में। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ वर्क ट्रांसफर। मतलब आप कह सकते हैं देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। डेट्स वाई इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जगह क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। आप देख सकते हैं वो है हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द साइकिल टेक्स प्लेस ओनली 2 जगह, जहाँ पर 2 to 3 है, 2 to 3 है, और 3 to 4 to 1 है रिस्पेक्टिवली। बाकी थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन। देखिए, एफिशिएंसी का जो फार्मूला है ना, वो QS माइनस QR अपॉन QS होता है। और ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारा नेटवर्क डन होता है। समझे कि नहीं, नेटवर्क डन होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है हमारा, वो हमारा फार्मूला क्या है, वो हमारा फार्मूला है हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। मतलब कितना हीट यहाँ पे ऐड हो रहा है और कितना रिजेक्ट हो रहा है, इतने में से इतना माइनस कर दिया तो वर्क आउटपुट मिल जाएगा, और डिवाइड बाई हीट सप्लाई तुम्हारा एफिशिएंसी मिल जाएगा।
चूँकि एजम्पशन आपको हमने डिस्कस किया था, एजम्पशन जो है कंसिडर करेंगे कि m kg ऑफ वर्किंग फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं। m kg ऑफ वर्किंग फ्लूइड का मतलब हो गया कि एयर हमारा कितना है 1 kg ऑफ वर्किंग फ्लूइड। अब आपको यहाँ से समझना है कि हीट एडेड जब होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, एजम्पशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, एजम्पशन जो है हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हीट एडेड होगा। ठीक है, हीट जो है ऐड होगा तो क्या होगा mCV T3 माइनस T2। अब तुम समझो, अब तुम इस चीज़ को समझो कि हीट एडेड यहाँ पे हो रहा था ना, ये हीट एडेड हो रहा है तो क्या है, m को हमने कांस्टेंट माना है तो हीट एडिशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा m इंटू, चूँकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट वॉल्यूम है तो क्या है, और ये T3 माइनस T2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो डेट्स गुड। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हीट सप्लाई एडेड इक्वल्स टू mCV T3 माइनस T2। सिमिलरली हीट रिजेक्शन हो रहा है तो हीट रिजेक्शन होगा तो mCV T4 माइनस T1। आप देख लो हीट रिजेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो कांस्टेंट है, लो वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, सॉरी मास कांस्टेंट है, जंक्शन में भी लिया और वैसे भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि, और फिर हीट रिजेक्शन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो T4 माइनस T1 हो गया और जो है एज इट इज़ हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि जो है हमारा जो है एफिशिएंसी का फार्मूला हमने क्या लिखा था, एफिशिएंसी का फार्मूला यहाँ पे क्या है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड, यही है, यही तो लिखा है, यही है। अब हमको ये हमारा क्या है, ये हमारा हीट एडिशन है, सप्लाइड है, और ये हमारा हीट रिजेक्शन है। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुटअप कर दीजिए। तो हमने जब पुटअप किया तो क्या पाया, देखो ये mCV T3 माइनस T1 आ गया माइनस mCV T4 माइनस T1 एज इट इज़ जो हमको पता है, और नीचे हमने जो रख दिया ये। अब हमने m को m और cv को कैंसिल आउट कर दिया, कॉमन ले लिया, तो इक्वेशन बच रहा है, क्या बचेगा, देखो ऊपर आ जाएगा T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। तो हम अगर डिवाइड कर दें नीचे वाले से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है, तो एफिशिएंसी 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2, ये हमारा आ गया। अभी भी हमारा आंसर आया नहीं। अब हम T4, अब हम जो है, अब हम T4 और T3 और T2 को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। किसके टर्म में करेंगे इसको, T1 के टर्म में, T1 के टर्म्स में। ठीक है, अब आप समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चूँकि हमको T4 और T3 और T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2 की वैल्यू को पुटअप करना है, क्योंकि हमको जो इक्वेशन लाना है वो एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये आप देखिए, अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए प्रोसेस जो है वो प्रोसेस क्या है, वो है प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस 3 to 4 एंड 4, 3 to 4 एंड 1 to 2। एक बार देख लीजिए ग्राफ, 3 to 4 एंड 1 to 2, ये जो प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या है कि हम इस प्रोसेस का यूज़ करके ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो सपोज कि आप 1 to 2 जा रहे हो, सपोज आप 1 to 2 जा रहे हो, तो वी नो P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा। ये चीज़ तो समझ में आ रही है, क्योंकि ये क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, रिवर्सल एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब यहाँ से हम चाहेंगे कि P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू कर लो P2 बाई B1 कर लो, या फिर जैसे तुमको सुविधा हो ये कर लो इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जानते हो आइडियल कैसे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ से P1 बाई P2 कर लो, P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू B2 बाई B1 इंटू T1 अपॉन T2। अब इस वैल्यू को जो है कहाँ पुटअप कर दो, अब इस वैल्यू को जो है उठा कर तुम कहाँ पुटअप कर दो, ये यहाँ पे पुटअप कर दो। और फिर जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, तब आपको निकल के आ जाएगा, तब आपका ये वैल्यू, तब आपको ये मिल जाएगा, तभी आपको जो है ये मिलेगा, क्या मिलेगा, T4 बाई T3 इक्वल्स टू B3 बाई B4
T3/T4 सिमिलरली जैसे हमने अभी बताया वैसे ही आपका 3 to 4 प्रोसेस में लगाना है सॉरी, ठीक है। और T1/T2 तो आपको मैंने बता दिया ऐसे। तो यहाँ उस प्रोसीजर से ये फाइंड आउट होता है जो डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो मेरा ये मोटिव था कि आपको ये मालूम चल जाए कि वो कहाँ से और कैसे आ रहा है ना। तो वो इसलिए मैंने उस चीज़ को बताया, ठीक। रेस्ट जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और T4/T3 इक्वल्स टू T1/T2, हमने दोनों को क्या किया, ये और ये इक्वल, देखो क्या है ना कि जो ये B3/B4 है ये बराबर हो जाएगा B2/B1 के। जानते हो कैसे? देखो प्रोसेस को देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना B3 बराबर क्या है, B2 है कांस्टेंट वॉल्यूम, और B4 बराबर क्या है जी, B1 है। इसीलिए जो है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये जो साइकिल है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। और यहाँ से फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पुटअप कर देंगे कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। और इक्वेशन जब पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगी। अब ध्यान ये देना है कि जो हमारा B1/B2 है ना वही हमारा कंप्रेशन रेशियो है C। तो B1/B2 कंप्रेशन रेशियो बराबर क्या होता है, B1/B2। बात को समझिएगा। टोटल वॉल्यूम जो होता है, टोटल कंप्रेशन रेशियो बराबर क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लीयरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम क्या है, V1 है, तो हमने क्या लिख दिया B1। और यहाँ से तक वॉल्यूम क्या है, क्लीयरेंस वॉल्यूम इट इज B2। तो हमारा देख लिया हमने क्या है कि B1/B2 हमारा कंप्रेशन रेशियो है। इसीलिए माय डियर यहाँ पे जो वैल्यू हमने पुटअप किया है, ये जो वैल्यू है क्या है, 1/R है। तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन ऑटो साइकिल का क्या हो जाएगा, 1 - 1/R पावर गामा -1, ठीक है। एफिशिएंसी ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा हैंस हो गया, प्रूव्ड हो गया कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि एफिशिएंसी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करके क्या क्या मैटर करता है, ये चीज़ हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्रॉम द एबव इक्वेशन, जो एबव इक्वेशंस आपने अभी देखा उस एबव इक्वेशन से आप देख पा रहे होंगे, फ्रॉम द एबव इक्वेशन it can be observed that the efficiency of the Otto cycle is mainly the function of compression ratio। means अगर हम बात करें तो efficiency of Otto cycle is the function of compression ratio। क्योंकि यहाँ पे C, यहाँ पे compression ratio क्या है हमारा जो है दिया हुआ है, और आप कह सकते हैं जो है इंडेक्स जो है वो भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन जो हमारा जो चीज़ें हैं ना, मेन अगर हम बात करें तो फ्रॉम द above equation it can be observed that the efficiency of the Otto cycle is mainly the function of compression ratio for the given ratio of CP/CV। CP/CV के रेशियो का मतलब, कहने का मतलब क्या जानते हो क्या, गामा। ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है, एडियाबेटिक इंडेक्स है। इफ़ वी प्लॉट द वेरिएशन ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी विथ इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो फॉर डिफरेंट गैसेस, द कर्व्स आर ऑब्टेन एज शोन इन द फिगर। अभी नीचे दिखा रहे हैं। Beyond the certain values of the compression ratio, the increase in the thermal efficiency is very small, ठीक है। Beyond the certain values of compression ratio, the increase in the efficiency is very small because the curve tends to be asymptotic, ठीक। However, practically the compression ratio of petrol cycle is restricted to maximum 9 to 10 due to the phenomena of knocking at a high compression ratio। अब आपको समझना होगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ C। अब आपको ये दिख रहा है कंप्रेशन रेशियो है और ये हमारा एफिशिएंसी है, ठीक है। ये हमारा कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो में क्या होता है कि जब हमारा एग्जॉस्ट गैस के लिए कंप्रेशन रेशियो गामा की वैल्यू ये होती है, एयर के लिए ये होती है, मोनोएटॉमिक के लिए ये होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ाते जाइए तो कम आपका एफिशिएंसी भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी जो है फंक्शन है इसका, ठीक है। तो ये वेरिएशन भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर को तो एक चीज़ और बताना था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट था, बता दें। देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ना क्या है ना कि अगर रिस्ट्रिक्शन जो लगा हुआ है 9 to 10, अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते जाओगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करोगे, 10 से लेकर 12, 13, 14 करोगे,
तो नॉकिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, नॉकिंग जैसी प्रॉब्लम का मतलब होता है प्री फ्लेम रिएक्शन होता है, वो सिलेंडर के अंदर होता है, जिसे हम प्री इग्निशन बोलते हैं। चूँकि हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है उसका जो सेल्फ टेम्परेचर होता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। बट क्योंकि स्पार्क प्लग जनरेट होता है, इसमें क्या होता है 9 to 10 होता है। उसमें क्या होता है, अगर हम ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो को ऐसा नहीं है कि आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते चले जाइए एफिशिएंसी को ज़्यादा पाने के लिए, ऐसा नहीं है। एक रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ कंप्रेशन रेशियो 9 to 10 है या 8 to 11 है या 6 to 12 है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उतने ही रेंज में आपको एफिशिएंसी मिलेगी। और जहाँ एक्चुअल एफिशिएंसी हमेशा 50% या 40% होता है, और आप आइडियल कंडीशन में 61 या 62 63 एफिशिएंसी ऐसी आती है। तो अगर कंप्रेशन रेशियो हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नॉकिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मुझे बताना था। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं आप। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, इसको हमको समझना है। मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जनरली क्या है ना कि मीन इफेक्टिव प्रेशर कुछ नहीं होता है। मीन इफेक्टिव देखो ये है, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है ना कि जो वर्क डन होता है ना एज अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम हो जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को हम सॉफ्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं ऑफ द पिस्टन। तो नेट वर्क डन अपॉन क्या होगा, नेट वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, QS माइनस QR ही तो नेट वर्क डन है, वही हमने यहाँ लिखा है, देख लीजिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है VS का मतलब होता है आपका क्या होगा, तो इस टर्म में हमारा निकल जाएगा V1 माइनस V2 ही जो होता है वही हमारा VS है, सॉफ्ट वॉल्यूम है। समझो कैसे। देखो सॉफ्ट वॉल्यूम क्या बताए थे, कल बताए थे। सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होता है कि जो हमारा जो सिलेंडर होता है, जैसे ये देखो ये है, ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, TDC है, हमारा BDC है, BDC है, ये हमारा TDC है। तो जब पिस्टन क्या होता है ना, और ये हमारा B1 है, हमारा B2 है, तो B1 माइनस B2 जो है हमारा क्या है भाई साहब, सॉफ्ट वॉल्यूम है। जो पिस्टन जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम को छोड़ के, जो सॉफ्ट वॉल्यूम जो है जितना कवर कर रहा है वही हमारा क्या होगा, सॉफ्ट वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हमारा जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर की बात करें तो नेटवर्क डन अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम। अब वही नेटवर्क डन के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे फार्मूला को हमने क्या किया, पुटअप कर दिया, जो वैल्यू है ये निकाल दिया। अब वही सब वैल्यू पुटअप किया और ये हमने परफेक्ट गैस इक्वेशन लगा लिया, ये जो चीज़ दिख रही है आपको। और यहाँ से लगाने के बाद हमने सॉल्व किया तो हमने पाया कि जो है वैल्यू निकल के आ रही है इस तरीके से। T2 इक्वल्स टू क्या आ गया, T1 इंटू R पावर गामा माइनस 1 है। थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा जो है इधर उधर करना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। तो T2 हमारा क्या निकल जाएगा, T1 इंटू R पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। RP क्या होता है, P3/P2, ठीक है, या फिर T3/T2, दैट इज द प्रेशर रेशियो। तो T3 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि P3/P2 इंटू T2, तो RP R पावर गामा माइनस 1 इंटू T, तो ये हमारा जो है T3 फाइंड आउट हो गया। तो T3 हो गया, T2 हो गया, अब हमको T4 फाइंड आउट करना है। तो T4 हमने इक्वेशन लगाया, वही प्रोसेस 4 to 1 में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लगा दिया, तो हमने ये वैल्यू निकल के गया RP T1। और अब ये सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, तो हमारा जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है हमारा ये निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है ऑटो साइकिल एक बार और देख लीजिए। देखिए, किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले हम जो है ना, हमको जो है वो करना पड़ता है कि उसके एजम्पशंस को लेने पड़ते हैं। तो एजम्पशंस हम कुछ ले चुके हैं और उसको डिस्कस कर चुका हूँ मैं क्लास में, आपने पढ़ा होगा। तो अब ये ग्राफ जो दिख रहा है, अब इस ग्राफ को समझना है कि हाँ ये हमारा ग्राफ है। PV डायग्राम कैसे बनता है, TS डायग्राम कैसे बनता है, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, किससे कैसे होता है, कैसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ पे है, सॉफ्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, किस सॉफ्ट वॉल्यूम किसे कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं, ठीक है, इंजन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका TS डायग्राम है। फिर हम आपको कैसे फाइंड आउट करना है, उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, वो मैंने सारी चीज़ डिस्कस कर दी। तो इस तरीके से हमारा जो है ये ऑटो साइकिल जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना। ठीक है, तो अभी इसके आज के लिए इतना ही। अभी फिर हम अपना लेक्चर फिर डिस्कस कर लेंगे, अगले लेक्चर में और डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा,
फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कैसे फाइंड आउट हुआ, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं जो है हमारा क्वेश्चन निकल के आता है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू।